क्या आप जानते हैं आज के समय में अगर इंसान शब्द का पर्यायवाची शैतान, हैवान और दैत्य जैसे शब्द भी कर दिए जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि काम तो वैसे ही किए जा रहे हैं। आज की कहानी एक ऐसी वारदात के बारे में है जो शायद देश के सबसे भयानक वारदातों में से एक होगा। वो आए थे तो पानी का मोटर चलाने के लिए, लेकिन वहां पर रक्त की नदियां बह रही थीं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं शर्मा फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर एक थाना क्षेत्र पड़ता है शिवाजी पार्क। बात 2017 की है। शिवाजी पार्क के एक घर में एक फैमिली रहा करती थी। ये काफी भरा पूरा परिवार था। इसमें थे बूढ़े माता पिता, इनके 2 बच्चे बनवारी लाल शर्मा और मुकेश शर्मा। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। बनवारी लाल शर्मा की शादी संतोष शर्मा एक संध्या नामक महिला से हुई थी और इनके 3 बच्चे थे, अमन, हैप्पी और अज्जू। वहीं छोटे भाई मुकेश की शादी कविता शर्मा नामक महिला से हुई थी और इनके 2 बच्चे थे, निक्की और विनय। दोनों देवरानी जेठानी कविता और संध्या सगी बहनें थीं, यानी 2 सगी बहनों की शादी 2 सगे भाइयों से हुई थी। बनवारी लाल शर्मा हैवेल्स कंपनी में क्रेन ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे। इनकी वाइफ संध्या टाइक्वांडो की कोच थी। टाइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट होता है। भाई मुकेश हारमोनियम और ढोलक वादक थे और ये सत्संग में, जागरण में, भजन कीर्तन में वादक का काम करते थे। इनका समय अक्सर घर से बाहर ही बीतता था। जगह जगह पर ये हारमोनियम और ढोलक बजाते थे। हमेशा शहर से बाहर ही रहते थे। तो कुल मिलाकर ये ठीक ठाक फैमिली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। वैसे घर में बनवारी लाल, इनके 3 बच्चे और बड़ा वाला भतीजा, ये 5 लोग ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में सोते थे। वहीं बूढ़े माता पिता, पत्नी संध्या, छोटे भाई की पत्नी कविता और छोटा भतीजा विनय छत पर एक कमरा था, उसमें सोते थे। अब दिन आता है 3 अक्टूबर 2017। बिल्कुल सुबह सुबह का समय था। 5:30 से 6 बज रहे होंगे। रोज की तरह दोनों बहनें संध्या और कविता अपने टाइम से उठती हैं। अब इन्हें घर के सारे काम करने थे। बच्चों को जगाना था, उन्हें स्कूल भेजना था, साफ सफाई करनी थी, खाना बनाना था। लेकिन सबसे पहला काम था नीचे जाकर पानी का मोटर चालू करना। तो सबसे पहले संध्या नीचे आती है। पीछे पीछे कविता भी उतर रही थी। जैसे जैसे ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ रहे थे, इन्हें कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वहां फर्श पर लाल लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे, पैरों के निशान थे। ये निशान उस कमरे की ओर से आ रहे थे जिसमें संध्या के पति बनवारी लाल, 3 बच्चे और भतीजा सो रहे थे। संध्या मोटर चालू करने से पहले इसी कमरे में जाती है। आखिर ये फर्श पर धब्बे कैसे हैं, हुआ क्या पिछली रात को। जैसे ही संध्या ने उस कमरे का भिड़काया हुआ दरवाजा खोला, इनकी रूह कांप जाती है। जोर जोर से ये चीखने चिल्लाने लगी, रोने धोने लगी। इनकी आवाज सुनकर कविता भी भागकर उस कमरे में गई। वहां का दृश्य देखकर इसकी भी हालत खराब हो जाती है। ये सुबह 6 बजे का टाइम था। दोनों बहनें बाहर आकर रो रही थीं और उस कमरे की ओर इशारे कर रही थीं। अब एक स्थानीय आदमी जब उस घर के कमरे में गए तो वहां पर काफी अंधेरा था। ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगा कि किसी की तबीयत खराब होगी, इसीलिए दोनों बहुएं रो रही हैं। फौरन ये भागकर लोकल डॉक्टर के पास गए, उनको लेकर घर पर आए। डॉक्टर ने जब मोबाइल का टॉर्च ऑन करके देखा तो एक पल के लिए इनका भी कलेजा बाहर निकलने वाला था। उस घर के कमरे में बनवारी लाल, 3 बेटे अमन, हैप्पी और अज्जू और भाई का बड़ा बेटा निक्की, ये सभी 5 के 5 रक्त में लथपथ पड़े हुए थे। बनवारी लाल और अमन बेड पर थे और बाकी बच्चे जमीन पर पड़े थे। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर कत्ल हुआ है, पुलिस को फोन कीजिए। अब किसी मोहल्ले वाले ने पुलिस को कॉल कर दिया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ घर के आसपास जमा हो रही थी। करीब 45 मिनटों के बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस से कहा कि बनवारी लाल और अमन की हल्की हल्की सांसें चल रही हैं। तो पुलिस ने फौरन एम्बुलेंस बुलवाया और दोनों को नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया। मगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। एक घर में 5-5 लोगों का कत्ल हो गया, जिसमें 4 बच्चे थे। ये खबर आग की तरह पूरे जिले में, फिर पूरे राज्य में फैल गई। पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर्स के साथ साथ एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड भी आते हैं। घर पर सबका हाल बेहाल होने लगा था। संध्या तो अपने पति और बच्चों की हालत को देखते ही बेहोश हो गई थी। इसको भी लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस और एफएसएल टीम घर का पूरा मुआयना करती है। कमरे में हर तरफ रक्त के धब्बे थे, दीवारों पर छींटे थे। पूरा बिस्तर, बेड सब कुछ लाल रंग में रंग चुका था। फॉरेंसिक टीम को दीवारों पर कुछ फिंगरप्रिंट्स के निशान भी मिलते हैं। कुछ सामान भी अपनी अपनी जगह से हटे हुए थे, उन पर से भी फिंगरप्रिंट के निशान मिले। शुरुआती जांच करने के बाद बाकी 3 बच्चों के शवों को भी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। 2 शव तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे ही। इसी दिन डॉक्टर्स की टीम 5 का पोस्टमार्टम करती है। इधर पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश शुरू कर दिया। आखिर वो बदमाश घर के अंदर आए कैसे थे। घर में एंट्री करने के 2 दरवाजे थे। एक तो मेन दरवाजा था जो कि गलियारे में था और दूसरा दरवाजा एक कमरे में खुलता था।
कविता ने बताया कि सुबह में जब ये नीचे आई तो देखा कि गलियारे वाला दरवाजा खुला हुआ है। मतलब जिस तरह से रात में इसने बंद किया था वैसे वो बंद नहीं था, जबकि कमरे में खुलने वाला दरवाजा लॉक था। यहाँ से पुलिस को लगा कि बदमाश मेन दरवाजे से प्रवेश किए होंगे, लेकिन इस दरवाजे पर कोई भी फोर्सफुल एंट्री का सबूत नहीं था। इसे बाहर से जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं की गई थी, अंदर से ही दरवाजा खोला गया होगा। ऐसा सामूहिक कत्ल भी कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता, जरूर इसमें 3 से 4 लोग शामिल होंगे। अब इस तरह की घटना हुई तो हमले के वक्त चीख पुकार, बीच बचाव की आवाज सुनाई देनी चाहिए थी। घर की दीवार भी केवल 1 ईंट की बनी थी। पड़ोसियों का कहना था अगर घर में अदरक भी कूटा जाता तो बाहर तक आवाज जाती थी, मगर पिछली रात में इन्होंने किसी भी तरह की आवाज घर से आती हुई नहीं सुनी। यही नहीं, छत वाले कमरे में सो रहे बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी कोई आवाज नहीं सुना था। ये घटना 2 अक्टूबर के आधी रात और 3 अक्टूबर के शुरुआती दिन के बीच हुआ था, यानी सोमवार और मंगलवार के बीच। घर पर बनवारी लाल के छोटे भाई मुकेश मौजूद नहीं थे। घटना के 3-4 दिन पहले शनिवार के दिन ही ये अपने काम के लिए शहर से बाहर चले गए थे। वारदात के बाद घर वालों ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। मतलब घर में इतना बड़ा कांड हो गया, मुकेश को कोई अंदाजा नहीं था। पुलिस की कई अलग अलग टीम्स बनाई जाती हैं, सबको अलग अलग काम सौंपे गए। इस घर के आसपास और यहाँ आने जाने वाले जितने भी रास्ते थे, सभी जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करने की कोशिश की गई। यहाँ बहुत ही कम कैमरे लगे हुए थे, केवल कुछ दुकानों और कुछ बड़े घरों से फुटेजेस मिलते हैं, मगर वो किसी भी काम के नहीं थे। उसमें कोई भी सस्पेक्ट नजर नहीं आया। वो ऐसे रास्ते और ऐसे एंगल पर लगे थे कि कोई भी बिना कैमरे की नजर में आए दूसरे रास्ते से आ जा सकता था। पुलिस ने पता किया क्या घर वालों की कोई दुश्मनी थी, पास में किसी के साथ झगड़ा हुआ था, बनवारी लाल की कोई दुश्मनी या झगड़ा हो। अगर केवल बनवारी लाल का ही कत्ल होता तो समझ में आता कि दुश्मनी रही होगी, मगर यहाँ पर मासूम बच्चों का भी कत्ल किया गया था, वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। अब पुलिस इस शर्मा परिवार की हर डिटेल जानने की कोशिश करती है ताकि यहाँ से कोई सुराग मिल सके। साल 1999 में बनवारी लाल की शादी राजगढ़ तहसील की रहने वाली संध्या शर्मा से हुई थी। आगे इनके 3 बच्चे हुए। घटना वाले दिन के अनुसार सबसे बड़ा बेटा अमन एके मोहित 17 साल का था और 11th में पढ़ता था। 15 साल का हैप्पी एके हिमेश और 14 साल का बच्चा अज्जू एके लोकेश, ये 9th में पढ़ते थे। बनवारी लाल की शादी के कुछ साल के बाद छोटे भाई मुकेश की भी शादी हो जाती है संध्या की बहन कविता से। मुकेश और कविता के 2 बच्चे हुए। घटना वाले दिन के अनुसार इनका सबसे बड़ा बेटा निक्की, ये 12 साल का था और 7th में पढ़ता था, और छोटा बेटा था विनय। विनय मानसिक रूप से अनफिट था, मंद बुद्धि था। ये सभी लोग पहले अपने पुश्तैनी घर अलवर जिले में ही आने वाले कठुमर तहसील के गारू गांव में रहते थे। 14-15 साल पहले बनवारी लाल काम के सिलसिले में शिवाजी पार्क आए। यहाँ इन्हें हैवेल्स कंपनी में क्रेन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाती है। फिर ये यहीं पर किराए का मकान ले लेते हैं। आगे इन्होंने अपने बीवी बच्चों को भी यहीं पर बुला लिया। फिर 5-6 साल के बाद छोटा भाई और उसका परिवार भी शिवाजी पार्क के इसी घर में आ जाते हैं। बूढ़े माता पिता भी यहीं पर आकर रहने लगे। अब इनका पुश्तैनी गांव में खुद का घर था, खेत खलियान था, जमीनें थीं, वो सब कुछ ऐसे ही पड़े हुए थे। मगर उन सब की देखभाल बनवारी लाल के पिताजी के भाई यानी बनवारी लाल के चाचा जी का परिवार करते थे। पुलिस को लोगों से पूछताछ में यह भी जानने को मिला, चूंकि बनवारी लाल और इनका पूरा परिवार यहाँ आ गया तो सोचा कि क्यों ना गाँव वाली जमीन का बंटवारा कर लिया जाए। चाचा जी अपने हिस्से की जमीन रखें और हम अपने हिस्से की। इन सब चक्करों में इस परिवार का अपने गांव में भी आना जाना लग गया था। बंटवारे को लेकर बनवारी लाल का अपने चाचा जी से जमीनी विवाद शुरू हो गया। बात मारपीट तक उतर आई थी, पुलिस थाने तक पहुंच गई, मगर गांव वालों ने जैसे तैसे दोनों परिवारों के बीच सुलह करा दिया था। ये बात करीब 3-4 साल पुरानी है। लेकिन जब ये 5-5 कत्ल हुए तो लोगों में जमीनी विवाद के किस्से और चर्चे याद आने लगे। इस चीज से पुलिस के सामने तफ्तीश का एक एंगल आता है। जमीनी विवाद को ही लेकर इन्होंने अपनी पूछताछ शुरू कर दी। धीरे धीरे बनवारी लाल की पत्नी संध्या भी हॉस्पिटल में रिकवर हो रही थी, तो पुलिस ने उनसे भी बातचीत करना शुरू कर दिया। क्या आपको कुछ पता है कत्ल कौन कर सकता है, किसी पर आपको शक हो? संध्या ने भी कहा कि इसके पति के खानदान के लोग ही शामिल होंगे। पहले भी जमीन को लेकर मारपीट किया था उन लोगों ने। वैसे 4 बच्चे, जिसमें 3 बनवारी लाल के थे और 1 भतीजा, ये सभी बस से स्कूल जाया करते थे। बड़ा बेटा अमन पढ़ाई में काफी अच्छा था। 10th के बोर्ड एग्जाम में इसने अच्छा परफॉर्म किया था। इससे खुश होकर पिता बनवारी लाल एक स्कूटी खरीदते हैं। घटना वाले दिन सुबह में जब सभी लोग रिश्तेदार इकट्ठा हुए तो ध्यान गया स्कूटी पर। ये स्कूटी घर पर नहीं थी, कहाँ गायब हो गई? हर जगह पर इसे ढूंढा जाता है, आस पड़ोस के लोगों से पूछा गया, लेकिन किसी ने भी स्कूटी देखा नहीं था। जब ये नहीं मिली तो पुलिस को बताया जाता है, कहीं वो कातिल ही स्कूटी को लेकर भाग तो नहीं गए। अब कत्ल वाले दिन यानी 3 अक्टूबर को पोस्टमार्टम करने के बाद शाम तक 5 शव परिजनों को सौंप दिया गया।
अगले दिन तक इन्हें इनके पुश्तैनी गांव गारू ले जाते हैं, जहां पर इनका अंतिम संस्कार हुआ। भाई मुकेश तो मौजूद नहीं थे, इसलिए इस छोटे मंदबुद्धि बच्चे विनय ने सबको मुखाग्नि दी। पोस्टमार्टम से ऐसा लग रहा था जैसे कातिल की इनसे बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी। बड़ी निर्ममता से कत्ल किया गया था। कत्ल के लिए चाकू जैसे वेपन का यूज किया गया होगा। यह भी कोई मामूली नहीं था, 2 धारी चाकू होगा। इसके वार से हड्डियां तक टूट गई थीं। सब कहीं गले पर कट के निशान, पीठ पर, पेट पर, हृदय के पास। इसमें एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। कत्ल से पहले शायद 5 विक्टिम गहरी नींद में सो रहे होंगे। इन्हें कोई नशीली चीज खिलाई गई होगी, क्योंकि इनके शरीर पर कोई भी रेसिस्ट करने के निशान नहीं थे। किसी ने भी विरोध नहीं किया था। केवल बड़ा बेटा अमन ही था, उसकी बाह पर चाकू के निशान मिले। लगा कि बस इसने ही विरोध किया होगा। बाकी सभी का बेहोशी की हालत में कत्ल किया गया था। इनके शव भी सोते हुए पोजीशन में बरामद हुए थे। अगर विरोध हुआ होता तो किसी और अवस्था में पड़े होते हैं। इसकी जांच के लिए डॉक्टर्स कुछ सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भेजते हैं विसरा जांच के लिए। घर वालों ने पुलिस को एक और चीज बताई। पिछली रात को ये सभी लोग जल्दी सो गए थे और इन्हें गहरी नींद आई थी। शायद यही वजह थी कि किसी ने कोई शोर नहीं सुना था। अब पूरे परिवार को एक साथ गहरी नींद कैसे आ सकती है? कहीं सब नहीं नशीली चीज तो नहीं खाया था? पिछली रात की कुछ रोटियां और दाल वगैरह बचे हुए थे। पुलिस ने उनको लैब भिजवा दिया जांच करने के लिए। कहीं इन कत्लों के पीछे घर कहीं किसी मेंबर का तो हाथ नहीं है। मेन दरवाजा भी अंदर से ही खोला गया था। पुलिस की एक टीम ने स्कूटी को भी ट्रेस करना शुरू कर दिया। इसी दौरान किसी ने पुलिस को खबर दी कि रेलवे स्टेशन के पास मंडी मोड़ पर एक लावारिस स्कूटी खड़ी है। पुलिस ने उसे कब्जे में लिया और घर वालों को दिखाया। ये स्कूटी इनकी ही थी। इस स्कूटी पर भी रक्त के कुछ निशान लगे हुए थे, हाथ के धब्बे थे, हैंडल पर जरूर फिंगरप्रिंट्स भी होंगे। फिर इसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। पुलिस ने मंडी मोड़ पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। आखिर किसने स्कूटी को यहाँ पर पार्क किया था? 3 अक्टूबर की भोर में 1:48 पर 2 लोग स्कूटी पर सवार यहाँ पर आते हैं। एक मंडी मोड़ पर ही उतर जाता है। यहाँ पर एक टंकी लगी हुई थी। उस आदमी ने यहाँ पर अपना हाथ पैर धोया, मुंह धोया। दूसरा वाला स्कूटी को ले जाकर एक दीवार के पीछे लावारिस छोड़ देता है। फिर यह भी टंकी के पास आया और अपना हाथ पैर धोया। इसके बाद दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अंधेरे की वजह से साफ साफ इनका चेहरा दिख नहीं पाया। स्कूटी पर अलग अलग 3 फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे और ये तीनों ही फिंगरप्रिंट्स मौका वारदात पर जो फिंगरप्रिंट मिला था उनसे मैच हो गया। लेकिन वारदात वाली जगह पर एक और चौथा फिंगरप्रिंट भी था, उसका किसी से भी मैच नहीं मिला। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इस कत्ल में 4 लोग शामिल हैं, यानी ये चौथा वाला कोई घर का ही है। पुलिस को घर वालों पर भी शक होने लगा था। बनवारी लाल का छोटा भाई मुकेश, उसका कुछ अता पता नहीं। पुलिस का शक उस पर भी गया। कहीं वही कत्ल करके तो भाग नहीं गया, इसीलिए आ नहीं रहा है। बनवारी लाल की पत्नी संध्या पर भी पुलिस का शक जाता है। अब जिन पर भी शक गया उन सबकी कॉल डिटेल्स निकाली गई, लोकेशन चेक किया गया। ये सब कुछ हफ्ते भर के अंदर ही चल रहा था। कई सारी टीम्स लगी हुई थीं। सीडीआर की जांच करते करते पुलिस को संध्या के फोन में एक नंबर मिलता है। इस नंबर से संध्या के 2 महीने पहले काफी ज्यादा बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके बाद से अचानक बात होनी बंद हो गई। आखिर ये नंबर किसका है? पुलिस ने इस नंबर को अपने रडार में रखा और इसका डिटेल निकाला। यह नंबर था हनुमान प्रसाद जाट एके जैक नामक आदमी का। अब पुलिस ने इस आदमी का पता किया। घटना वाले दिन की इसकी लोकेशन चेक की गई। यहाँ से कहानी पलटने वाली थी। हनुमान प्रसाद एके जैक की लोकेशन 2 अक्टूबर 2017 की रात 10:30 बजे और फिर 1 बजे से 2 बजे के बीच बनवारी लाल के घर के आसपास देखा जाता है। यहीं से पुलिस को लीड मिलता है। जैक का पता किया गया। यह आदमी उदयपुर का रहने वाला था। पुलिस की एक टीम उदयपुर भेजी जाती है। वहां से जैक को उठाया जाता है। इसके बाद बनवारी लाल शर्मा की पत्नी संध्या शर्मा को भी उठाया गया। इसका पति और 3 बच्चे चले गए। सब कुछ खत्म हो गया। इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ये कहाँ जाएगी? लेकिन जब इसके सामने जैक को लाते हैं तो ये टूट जाती है, घबरा जाती है। जैक और संध्या ने 2 सुपारे के कातिलों के साथ मिलकर संध्या के पति, 3 बच्चों और भतीजे का कत्ल कर दिया था। यह सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। आखिर एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? संध्या एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। इसको लग्जरी लाइफ स्टाइल, महंगे कपड़े, गाड़ी, इन सब का शौक था। लेकिन इसकी शादी हुई एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, जहां पर घर के खर्च भी बहुत मुश्किल से निकलते थे। 3 बच्चों के जन्म के बाद जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। पति बनवारी लाल दिन भर फैक्ट्री में काम करते थे। संध्या ने सोचा कि ऐसे कब तक चलेगा, ये अमीर कब बनेगी। फिर इसने कॉम्बैट स्पोर्ट टाइक्वांडो सीखने का फैसला किया। कहीं से इसे आइडिया आया होगा। इसने पहले तो टाइक्वांडो की ट्रेनिंग ली, फिर ये खुद उसकी कोच बन जाती है। बाद में अलवर के लोकल बच्चों को ट्रेन करने लगी, कोचिंग देने लगी। टाइक्वांडो के अलग अलग टूर्नामेंट्स भी होते थे। संध्या बच्चों को लेकर वहां पर पार्टिसिपेट भी करती थी। इसके द्वारा ट्रेन हुए बच्चे तो नेशनल लेवल तक खेल चुके थे। अब यह भी अपने पति के साथ साथ घर का खर्च उठाने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था।
2014-15 के बीच टूर्नामेंट के दौरान संध्या जाती है उदयपुर। वहां पर इसकी मुलाकात हुई हनुमान प्रसाद जाट एके जैक से। उस दौरान तक संध्या शादीशुदा थी, 3 बच्चों की माँ थी। वहीं जैक संध्या से 10 साल छोटा था और इसकी शादी भी नहीं हुई थी। यह आदमी उदयपुर में BPED का कोर्स कर रहा था, यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऐसे कोर्स की वजह से इसका कॉम्बैट स्पोर्ट के टूर्नामेंट्स में आना जाना चलता था। तो ऐसे करके संध्या और जैक उदयपुर में मिलते हैं, इनमें दोस्ती होती है। धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इनका अनैतिक संबंध शुरू हो चुका था। जैक कभी कभी अलवर आता था। वैसे इसका एक दोस्त था मट्टू सरकार, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मणगढ़ तहसील में बरोड़ मेव नामक गांव का रहने वाला था। जैक इसी से मिलने के बहाने अलवर आता था और संध्या से मिलता था। संध्या भी टाइक्वांडो की ट्रेनिंग देने के बहाने जैक से मिलने के लिए जाती थी। कई दिनों तक ये दोस्त के घर पर ही रुकते थे, इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं। ऐसा इनका सब कुछ चल रहा था। मगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आखिर कितने दिनों तक छिप सकता है। फोन पर भी इनकी बातचीत होती रहती थी। संध्या का बड़ा बेटा था अमन एके मोहित। वो भी समझदार हो चुका था। उसको अपनी माँ के फोन से सारी सच्चाई पता चल जाती है। अमन ने ये सारी चीजें अपने पिता बनवारी लाल को बताईं। अब बनवारी लाल संध्या को बहुत डांटते फटकारते हैं। अब इसे बाहर जाने से रोकने टोकने लगे, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। एक बच्चे को अगर अपनी माँ के बारे में ये सब कुछ पता चले तो उस पर क्या बीतेगी। वो भी अपनी माँ को रोकने टोकने लगा। पिता ने तो कई बार माँ पर हाथ भी उठाया था। जब संध्या घर से बाहर निकलने लगी और टाइक्वांडो सीख लिया तो ये थोड़ी रिबेलियस हो गई थी। घर में इसका धौंस चलता था। हर घर में कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है जिससे सभी लोग डरते हैं। यहाँ पर संध्या थी, लेकिन अब इसका पति और बड़ा बेटा इसका विरोध करने लगे कि उस आदमी से दूर रहो। मगर संध्या तो जैक से शादी करना चाहती थी, उसके साथ जीवन बिताना चाहती थी। अब ये छिप छिप कर जैक से फोन पर बात करने लगी। मिलना तो मुश्किल हो ही गया था। घटना से 3 महीने पहले संध्या ने जैक से कहा कि अब इसके पति और बड़े बेटे को रास्ते से हटाना चाहिए। शुरू में तो जैक ऐसा करने से मना कर देता है, मगर यह भी संध्या को पसंद करता था, शादी करना चाहता था, इसलिए आगे ये मान जाता है। अब ये दोनों ही मिलकर प्लानिंग शुरू कर देते हैं। कत्ल से करीब 2 महीने पहले जैक ने 2 फर्जी सिम खरीदे। एक सिम खुद रखा और एक संध्या को दे दिया। अब ये इस पर ही बात करते थे, प्लानिंग करते थे। इन्हें पता था कि यह काम 2 लोगों के बस का नहीं है। फिर जैक ने दीपक नामक लड़के को पकड़ा जो कि पैसे के लिए कत्ल कर सकता था। फिर दीपक ने अपने ममेरे भाई कपिल को भी इसमें शामिल किया। 3000 रुपए में 2 कत्ल की बात फिक्स होती है। वैसे उस कत्ल से पहले भी संध्या ने कई बार पति और बड़े बेटे को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, मगर तब ये नाकाम रही थी। अब 2 अक्टूबर को कत्ल का दिन चुना गया। इससे 2-3 दिन पहले 30 सितंबर को जैक ने ऑनलाइन चाकू मंगाया जो कि कसाई लोग यूज करते हैं। एक चाकू तो ऑनलाइन आया और दूसरा मार्केट से खरीदते हैं। साथ में सर्जिकल ग्लव्स भी खरीदते हैं ताकि कत्ल करते टाइम वहां पर कोई फिंगरप्रिंट ना छूटे। जैक ने ढेर सारी नींद की गोलियां खरीदकर संध्या को दे दी। अब दिन आता है 2 अक्टूबर का। संध्या ने डिनर तैयार किया, साथ में चटनी और दही का रायता भी बनाया। ये सभी नींद की गोलियों को पीस कर रायते और चटनी में मिला देती है। मिलाते हुए इसकी बहन या देवरानी कविता ने देख लिया था। इसने अपनी दीदी से पूछा कि ये क्या कर रही हो, क्या मिला रही हो। संध्या तो घर में धौंस दिखाती ही थी। इसने कविता को भी डांट फटकार कर चुप करा दिया। इसके बाद सभी लोग भोजन करते हैं, रायता और चटनी खाते हैं। उस दिन बड़े बेटे अमन की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने रात में खाना नहीं खाया था। यही कारण था कि कत्ल के टाइम ये जग गया और बदमाशों का विरोध करने लगा। खैर, इधर खाना खाने के बाद पूरे परिवार को नींद आने लगती है। सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए, लेकिन बड़े बेटे को नींद नहीं आ रही थी जिसने खाना नहीं खाया था। फिर भी ये कमरे में जाकर लेट गया। जाहिर सी बात है कि संध्या ने भी रायता और चटनी नहीं खाई होगी। अब सबके सोने के बाद 9:44 पर संध्या अपने प्रेमी जैक को कॉल करती है। जैक पहले उदयपुर से आकर दोस्त मट्टू सरकार के घर बरोड़ मेव में रुका हुआ था। मालाखेड़ा से कपिल और डिग जिले के भरतपुर से दीपक भी आ चुके थे। अब ये चारों दोस्त 10:30 बजे के आसपास संध्या के घर पर पहुंचते हैं। छत के बारजे के पास संध्या खड़ी थी। उसने आंखों से इशारा किया कि घर पर सभी लोग सो चुके हैं, लेकिन ये लोग इस टाइम पर रेकी करने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे कि मोहल्ले में कोई जगह तो नहीं है। इसके बाद मट्टू सरकार को जैक ने रेलवे स्टेशन पर भेज दिया। वहां से वो बरोड़ मेव चला गया। इसके बाद जैक, दीपक और कपिल ये लोग भी अपना इधर उधर जाकर टाइम पास करते हैं। फिर ये 1 बजे के आसपास वापस संध्या के घर पर पहुंचे। संध्या बारजे पर ही खड़ी थी और उनका वेट कर रही थी। जब वो लोग आ गए तो संध्या नीचे जाकर मेन दरवाजे को खोल देती है। इसने कहा कि ये यहाँ पर पहरा देगी, तुम लोग जाओ अपना काम कर दो। इसके बाद जैक और इसके साथी ग्राउंड फ्लोर के उस रूम में गए जहाँ पर बनवारी लाल और इसका बड़ा बेटा अमन सो रहे थे। ये बेड पर थे और जमीन पर 3 बच्चे थे, हैप्पी, अज्जू और निक्की। संध्या भी दरवाजे को भिड़काकर कमरे में आती है। सबसे पहले इन लोगों ने बनवारी लाल के गले पर चाकू चलाया।
किराए के दोनों कातिलों ने बनवारी लाल के दोनों हाथों को पकड़ लिया। संध्या अपने पति का पैर पकड़ती है ताकि हिले ना, शोर ना हो। इसके बाद जैक ने बनवारी लाल पर और ताबड़तोड़ वार किए ताकि बचने की संभावना ना के बराबर हो। इससे थोड़ा बहुत शोर होता है जिससे बड़ा बेटा अमन जग गया। इसने सारी घटना को अपनी आंखों से होते हुए देख लिया। ये चिल्लाने ही वाला था कि कातिलों ने इसका भी काम खत्म कर दिया। अमन ने विरोध किया था जिस वजह से चाकू से जैक और दोनों कातिलों को भी चोट लग जाती है। अब यह हुआ कि बाकी बच्चों का क्या करें। इनके कत्ल करने का प्लान नहीं था, मगर जब संध्या जैक से शादी कर लेगी तो इन बच्चों का क्या होगा, कौन संभालेगा। इसलिए जैक ने हैप्पी और अज्जू को भी खत्म कर दिया। फिर भतीजे निक्की को भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद संध्या अपनी स्कूटी की चाबी जैक को देती है। किराए के कातिलों को 3000 रुपए दिए गए। फिर तीनों स्कूटी से भाग जाते हैं। इधर संध्या ने खुद को साफ सुथरा किया और चली गई ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए। इसको बस सुबह होने का इंतजार था कि कब सुबह हो और अपना ड्रामा शुरू कर दे। उधर वो तीनों स्कूटी से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। जैक वहीं पर उतर जाता है। बाकी किराए के दोनों कातिल स्कूटी से मंडी मोड़ पर आए, जहां पर एक कैमरे में कैद हो गए थे। वहां पर इन्होंने टंकी के पानी से अपना हाथ पैर धोया। फिर स्कूटी को वहीं पर छोड़कर एक ऑटो से अपने अपने गांव चले जाते हैं। जैक भी उदयपुर निकलने वाला था, मगर उस टाइम वहां पर कोई भी ट्रेन नहीं थी। फिर ये ऑटो से राजगढ़ रेलवे स्टेशन गया, वहां से भी कोई ट्रेन नहीं मिली। फिर ये ऑटो से ही बंदी कोई रेलवे स्टेशन पर गया। धीरे धीरे सुबह हो रही थी। यहाँ से इसे उदयपुर के लिए ट्रेन मिल जाती है। ये चला गया। इसने राजगढ़ रेलवे स्टेशन के पास वाले नाले में कत्ल में यूज हुआ चाकू फेंक दिया था, जिसे पुलिस बाद में बरामद कर लेती है। जांच में पता चला कि दोनों सुपारी के कातिल दीपक और कपिल नाबालिग हैं। इन पर जुवेनाइल कोर्ट में केस चलता है। वहीं संध्या शर्मा और हनुमान प्रसाद का केस एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुआ। इन पर करीब 6 सालों तक मुकदमा चलता है, जिसमें 77 विटनेसेस, 369 डॉक्यूमेंट्स और 70 आर्टिकल्स पेश किए गए। आगे 21 मार्च 2023 को एडीजे कोर्ट 2 ने अपना फैसला सुनाया। जैक और संध्या पर लगे आईपीसी की धारा 302, 201, 120B और 460 ये कोर्ट में साबित हो जाते हैं। इन दोनों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी और 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। कुछ वकीलों का कहना था कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आ रहा था। जिस तरह से एक पत्नी ने, एक माँ ने, एक बड़ी माँ ने अपने पति, अपने तीनों बच्चों और भतीजे का कत्ल करवा दिया, उसको फांसी होनी चाहिए। ये बात भी उठी कि ठीक तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। वकील ने केस को ठीक से कोर्ट में पेश नहीं किया। कोर्ट भी सबूतों और गवाहों के आधार पर ही फैसला सुनाती है। लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उधर नाबालिग कातिलों का मुकदमा भी जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।